मैं ये बात को प्रूव कर लूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें ठीक हूँ, लेकिन आगे जाते जाते हम थोड़ी देर बाद डिट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर हमारा गोल अगले इंसान को नीचा दिखाने का हो जाता है, जो कि बहन भाइयों में भी इसी तरह होती हैं कॉन्वर्सेशंस, बाप बेटे में भी हो जाती हैं, मियाँ बीवी में भी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी उस बात को ईगो के ऊपर ले जाते हैं कि मैंने अपना पॉइंट प्रूव करना है या लास्ट सेंटेंस मैं बोल के निकलूँ। ये होता है कभी लोगों को कि आखिरी जुमला मेरा होना चाहिए, फाइनल स्टेटमेंट मैंने दे के एग्जिट लेना है, जबकि असल फैक्टर ये है कि जो सामने बैठे हैं हमने तो उसको कोई प्यार मोहब्बत से कन्विंस करना है, लेकिन वो तो कहीं पीछे रह जाता है गोल, जब हम उन्हीं की गलतियां पुरानी कोई इररेलेवेंट डिटेल्स ले आते हैं कि आप तो ये भी करते हैं तो फलां भी करते हैं, आपकी तो कभी किसी अपने भाई से नहीं बनी, किसी दोस्त से नहीं बनी, ऐसी बातें करके हम उनको तो गुस्सा ही चढ़ाएंगे ना, उनको हम काम डाउन तो नहीं कर सकते या उनसे अपनी बात मनवा तो नहीं सकते। तो क्यों करते होंगे फिर हम ऐसे? क्योंकि हमारे बस में नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अगर कंट्रोल में होता तो ना करते, हम कोई अपना नुकसान करने वाला काम क्यों करेंगे? हम एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये हमारे काबू में नहीं रहता कि क्या बात करें और किस वक्त ब्रेक लगा दें। हमें ब्रेक लगानी नहीं आती। उन्होंने बताया ना कि हम फाइनल स्टेटमेंट अपनी दे के निकलना चाहते हैं, कोई एंड में तंज ताना दे के तो एग्जिट करना चाहेंगे। अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में तो सेम फाइट वीकली बेसिस पे होती है और इशू कोई नहीं होता। इशू यूजुअली कोई छोटे से छोटी बात हो सकती है, जिससे शुरू हुआ कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, यहाँ से बात शुरू हो सकती है। तो सेम जो हमारी पैटर्न्स हैं लड़ाई के, वो क्यों कंटिन्यू रहते हैं? क्योंकि हर दफ़ा बाद में गिल्ट होता है और ख्याल आता है ये नहीं करना चाहिए था। फिर क्यों करते हैं? पैटर्न के आदी होते हैं। एक तो हमने कहा कि एनिमल ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, दूसरा ये है कि हैबिट डेवलप हो चुकी होती है हर दफ़ा वही चीज़ करने की। जैसे कोई बंदा अगर हर दफ़ा आर्ग्यूमेंट में चीज़ें बैंग करता है, दरवाजे बैंग करता है या फ़ोन उठा के फेंकता है, तो ये उसकी हैबिट बन जाती है। वो एक बार करता है, 2 बार करता है, अब उसके जो है ना ये कंट्रोल में, आप इस तरह कह सकते हैं कि अब उसका यही रिफ्लेक्स है कि जिधर लड़ाई शुरू हुई तो उसने किसी दीवार में मुक्का मारना है या कोई फ़ोन उठा के फेंकना है या किसी चीज़ को लात मारनी है। ये उसका एक तरह का पैटर्न बन चुका है। इसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। यानी कि जैसे एक गाड़ी अगर कोई 100+ की स्पीड पे होती है तो उसके लिए कितनी दफ़ा ब्रेक दबानी पड़ती है? वो एक दफ़ा ब्रेक प्रेस करने से तो नहीं हो जाती, रुक जाती है। आपको थोड़ा पहले आहिस्ता करते हैं, फिर आहिस्ता करते हैं, काफ़ी 4-5 दफ़ा वो करते 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 रोकते हैं, एक अटैम्प्ट में नहीं होता। अपनी जो हमारे कन्वर्सेशन के बुरे पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक लगाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एक दफ़ा हो सकता है सक्सेसफुल अटैम्प्ट ना हो, 2 दफ़ा ना हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। उसमें एक और जैसे वो पहले कह रहा था ना, ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग आमतौर पे भी लाइफ में किसी गलत काम को प्रमोट करते हैं, किसी पॉजिटिव डायरेक्शन को प्रमोट कम ही करते हैं। अगर कोई सक्सेसफुली लॉ तोड़ लेता है तो वो कहता है देखो मैंने ये किया था, और बड़े प्राइड से बताता है। अगर कोई सक्सेसफुली ट्रीटमेंट में से निकलने के अंदर कामयाब कभी हो जाता है तो वो दूसरों को भी सिखाना चाहता है कि किस तरह करें, पर आमतौर पे इस तरह के ट्रायल्स में नहीं आना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जितने पहले से हैं हमारे पास इंडोर में आउटडोर में क्लाइंट जो रेगुलर हैं, वो अपनी नॉलेज को जितना बताएंगे उतना उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी, जितना वो शेयर करें। क्योंकि डिस्पाइट हैविंग लर्निंग ऑल दीज स्किल्स ओवर टाइम एंड टीचिंग देम, आज भी बहुत सारी कन्वर्सेशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो हर समझ लें कि मेरी कोई 8वीं या 9वीं कन्वर्सेशन कोई एक आधी ऐसी होती है जिसमें ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं बाद में सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ वो मिस्टेक रिपीट ना करूँ। तो हमें एक जो ख्याल आता है ना कि अच्छा सीख लिया, समझ आ गई और दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत है। मैं तो कहता हूँ किसी भी काम में गलत है। और सबसे सिंपल उसकी जो हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ वो है आपकी डाइट कंट्रोल में, कि डाइट कंट्रोल में हम रोज़ मिस्टेक करते हैं, एवरी डे
हर रोज़ हमें टेम्पटेशन सामने नज़र आती है और हम गलती करते हैं और पता है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। शुगरी ड्रिंक्स जो हैं या चॉकलेट्स हैं या जिस तरह की भी हैं देखते हैं, हमें पता है कि वो नहीं खानी चाहिए, पर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो हम मिस्टेक करते रहते हैं। कभी कभी हम बिल्कुल ट्रैक पे लग जाते हैं और अपनी डाइट प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं, 1.5-2 महीने करते रहते हैं, फिर स्लिप हो जाते हैं। तो फ़ायदा कैसे होता है? अक्सर रिमाइंडर से। कभी कोई ऐसी मूवी देख लें जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ फिटनेस और डाइट के ऊपर बात हो रही है, तो एकदम ख्याल आता है कि लेट्स गेट बैक टू ट्रैक, तो मोटिवेशन आ जाती है। कहीं किसी को देख लेते हैं आप इस तरह जो अचानक से अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आता है, तो आपको उससे मोटिवेशन है। इसी तरह ऐसी जगहों पे जाने से जो जिनका फिटनेस से ताल्लुक होता है, वहाँ दूसरों को देख के आपको मोटिवेशन होती है। जैसे जिम की भी बातें करना, इवन पार्क में आप कभी सुबह के टाइम पार्क में जाएं, अगर तो ऐसे कभी कोई गया नहीं, वो और बात है। जो जिस दिन आप चले जाएंगे और आप देखेंगे लोग भाग रहे दौड़ रहे फिटनेस वाले हैं, वो उनको देख के वो मोटिवेशन होती है। मैं परसों दुबई में था और वहाँ पे टेम्परेचर था वो 48-49। उस टेम्परेचर में जब एक खातून को वो रिवर के साथ रनिंग करती हुई गुजरी, तो अब मुझे वहाँ चलते हुए सांस नहीं आ रहा था। वॉक करते हुए इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी थी, और वो रनिंग करते हुए गुजरी है। फिर 2 लड़के साइकिलिंग करते हुए गुजरे हैं, फिर और कोई वहाँ से गुजरा है। मुझे ख्याल आया कि पहले मैंने सोचा ये क्यों अपने आप को सजा देते हैं इस टेम्परेचर में करने की, जबकि ये इंडोर्स भी कर सकते हैं। तो मुझे हालांकि ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बेहतर ही होती है इसमें। और मैं बता रहा कि ऐसी जगहों पे लोगों को देख के मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह यहाँ पे जब हम सारे होते हैं और एक दूसरे से अपने कोई कन्वर्सेशन के स्किल्स शेयर करें या अपने कोई घर के प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन शेयर करें, उससे मोटिवेशन मिलती है। अगर मुझे पता लगे कि जो मुझे प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम ये फलां बंदे को हुआ है और उसने ये सोल्यूशन किया और उसकी लाइफ बेहतर हो गई, तो मुझे हौसला होगा कि नहीं होगा? तो जब कोई इंडोर आता है और पिछले 99 डेज में जो वो जो आया उसका फर्स्ट डे है, जो पिछले 99 डेज में जो पहले पेशेंट्स हैं, वो अगर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो अगर हेल्प देंगे, थोड़ा सा शुरू के डेज टफ होते हैं, आगे जाके बेहतर हो जाता है। फोकस करो अगर अपनी क्लासेस पे, ट्रेनिंग्स में, और अपनी मीटिंग्स अच्छी करें फैमिलीज के साथ, तो उसको हौसला होगा। या अगर उसको पहले दिन ही आके आप डरा देंगे तो उसको हौसला होगा। किस तरह से आप किस स्टेजेस से गुजरे हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है। तो एक्चुअली जो अगला बंदा है वो आपसे उल्टे मशवरे नहीं सुनना चाह रहा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आप फर्स्ट डे आए थे तो यू प्रॉब्ली वांटेड सम मोटिवेशन, नॉट समवन कि जो आपसे कहे कि बड़ा इलाज बड़ा मुश्किल काम है, इसमें रहना अजाब है, इसमें तो रहा ही नहीं जा सकता। तो ये बताने से तो अपना भी नुकसान है और दूसरे बंदे का, क्योंकि जितनी बार आप किसी और को बता रहे हैं उतनी बार आप अपने कानों को बता रहे हैं। गोइंग थ्रू द 100 डेज ट्रीटमेंट, अगर यू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि ये डिफिकल्ट है, then it will become difficult। और जी, तो उसके लिए तो लिस्ट ऑफ रीजन है ना, लिस्ट ऑफ एक तो पहला सबसे बड़ा रीज़न होगा कि वो ड्रग्स से मना करते हैं। पहला रीज़न आपका कि वो ये जो करीबी लोग हैं ये आपको ड्रग्स से रोकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त भी ऐसा है जो आपको ड्रग्स से रोकेगा, तो आपकी उस फ्रेंड से भी लड़ाई हो जाएगी जो रोकता है, जो कि कम होते हैं ऐसे दोस्त। एट द एंड ऑफ द डे रीज़न भी बनेगा कोई ड्रग से रोक रहा है या ड्रग नहीं मिल रही है या ड्रग का विड्रॉल है, क्योंकि जिसको उसकी ड्रग मिलती रहती है वो कुछ पास रहता है, उसके कोई टेंशन नहीं और उससे कोई रुकावट भी नहीं है, उससे सब कुछ कंफर्टेबल रखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़ाई की यूजुअली वजह ये होती है कि बॉडी जो है वो ड्रग्स को रिक्वायर कर रही होती है। कोई इंसान या कोई लोग उसकी रास्ते में आ रहे होते हैं, उसकी कंफर्ट में आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं बताता हूँ, अभी मैं जब लंदन था तो मेरे एक दोस्त की ग्रेजुएशन थी और उसकी ग्रेजुएशन अटेंड करने के लिए मैं वहाँ पे गया। वो पिछले कोई 1-1.5 दिन से अपने पेरेंट्स के साथ था, पेरेंट्स के साथ कहीं ट्रिप पे गया था। वहाँ से वापस आया, सीधा ग्रेजुएशन में आ गए। तो उसको 1.5 दिन 2 दिन वो स्मोकर है, तो उसको सिगरेट पीने का मौका नहीं था और वो अपनी ग्रेजुएशन के मौके पे सबसे लड़ता जा रहा था। उसे गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी,
उसको हो रहा था कि मैं किसी तरह यहाँ से निकलूँ ही उसने ग्रेजुएशन की परवाह तकरीबन नहीं की। वो चीज़ इसके लिए 3 साल बड़ी मेहनत की हो उसने डिग्री लेने के लिए। उस मौके पे क्योंकि वो 1.5-2 दिन से नहीं पी सकता था तो उसको अपनी ग्रेजुएशन की भी कोई परवाह नहीं थी और वो लड़ाई करने के ऊपर तुला था। एक मौके पे उसके फादर ने क्या ही किया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मसला क्या है, बोल भी नहीं सकता था वो, तो पता नहीं वो कंट्रोल करके चुप करके बैठा रहा। और इवेंचुअली जब वो ख़त्म हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया और वो पेरेंट्स वहाँ से चले गए तो उसको सबसे पहली मुसीबत ये थी कि वो बाहर जाके सिगरेट पी गए। जितनी फेस्टिविटीज़ थी उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो भी फेस्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी, पिक्चर्स खींच रही थी, आपको वहाँ पे सेरेमनी में जो भी हो रहा था उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका बस यहाँ से पेरेंट्स गए, मैं यहाँ से दूसरे एंड से बाहर निकल रहा हूँ। सो ये एक सिगरेट की बात होती है। दिस इज हाउ मच सिगरेट कैन अफेक्ट क्वेश्चन नहीं है अगर वो ना हो। और बाकी सारी उससे फिर स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। marijuana हो गया तो उससे स्ट्रॉन्गर हो गया, अल्कोहल है उस और ऊपर। जब भी कोई केमिकल की डिपेंडेंसी हो जाती है हमारे ब्रेन को और उस डिपेंडेंसी के रास्ते में कोई भी चीज़ आ रही होती है तो फिर एजिटेशन होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशन है, एक तो प्रिस्क्राइब होगी और प्रिस्क्रिप्शन की तो छोड़ना है ही नहीं, वो तो आपने लेनी ही लेनी है। जैसे ये तो आप वो वाला सवाल कह रहे हो कि डायबिटिक को इंसुलिन ना दे तो क्या, डायबिटिक को तो इंसुलिन लगानी है और नहीं मिलेगी तो खुदा खास्ता कोई और नुकसान होगा। पर हाँ, अगर कोई ये दवाइयाँ जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लेता है एज एडिक्शन, वो उसको ना मिले तो फिर आप देखें नहीं, दवाइयों की वजह से नहीं होता। इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी आपको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उसको है जिसने आपको दवाइयाँ दी हैं। तो फिर उन पर ट्रस्ट कर लें और उनसे डिस्कस कर लें, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल ज़रूर होता है हर चीज़ का। अगर आप कोई भी लाइफ में नया चेंज लाते हैं तो बॉडी उससे कभी कभी अडेप्ट करने में डिफिकल्टी होती है। स्मोकर जब स्मोकिंग छोड़ता है तो उसका वेट गेन हो जाता है। इस तरह marijuana जो है वो तो पहले यूजेज में या तो किसी का वेट बहुत गिरा देती है या बहुत बढ़ा देती है, और जब वो marijuana को छोड़ता है तो उसका ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है। या तो अगर उसका वेट पहले बहुत गिर गया था तो अब बढ़ने लगेगा, और अगर पहले बहुत बढ़ गया था तो गिरने लगेगा। जाहिर है वो जिसको नहीं ज़रूरत ओवर टाइम पीरियड पर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर एनी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जिसमें मेडिकेशन फॉर लाइफ चाहिए वो तो फिर चाहिए ही है आपको, वो तो लेनी होती है। पर हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी किस्म का केमिकल अगर कोई स्लीपिंग पिल लेता है और वो स्लीपिंग पिल मार्केट में शॉर्ट हो गई, ठीक है, फिर आपको मार्केट पर गुस्सा आ जाएगा, फिर आपको उनके हालात पे गुस्सा आ जाएगा कि ये यहाँ दवाई भी नहीं मिलती, यहाँ फलाह भी नहीं होता, फिर आपके रास्ते में घर में से कोई घर वाला नजर आएगा, उससे भी लड़ पड़ेंगे। तो ये फिर कोई बात हो रही है कि जिस चीज़ की डिपेंडेंसी है वो ना मिले। अच्छा, अब इस पे आ जाएंगे, चाय अगर जो आपको पसंद है वो चाय ना मिले तो होगा। तो ये छोटी चीज़ें यहाँ से इमेजिन करना स्टार्ट करें तो फिर जितनी बड़ी ड्रग है उसके हिसाब से वो बढ़ती जाती है। केमिकल एडिक्शन का ये सबसे बड़ा है कि इसकी वजह से एजिटेशन, इसके रास्ते में जो भी आता है तो फिर आप उससे लड़ते हैं। इसलिए फैमिली से लोग लड़ते हैं क्योंकि आमतौर पे फैमिली सबसे ज़्यादा रास्ते में आती है। कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जो समटाइम्स दे डोंट केयर इनफ, तो उससे नहीं लड़ता। फिर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो अकम्प्लिस होते हैं, उनसे कोई नहीं लड़ता, जो अगेंस्ट होते हैं उनसे सब लड़ते हैं। तो इट्स जस्ट कि आपकी ख्वाहिश के रास्ते में कौन आ रहा है, कौन उसको रोक रहा है। तो कोई ओवरवेट फ्रेंड है, उसको अगर आप बार बार फिटनेस की तरफ मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी आपसे चिड़चिड़, उसको भी आप अच्छी नहीं लेंगे, वो भी आपसे लड़ने के बहाने ढूंढेगा। मैं तो कहना ज़्यादा दफ़ा भी कहना बनता है, कहने का तरीके पे प्रॉब्लम कहें आप, जैसे 10 दफ़ा कहें, मैं तो कहता रहता हूँ कि ये, लेकिन इसका मेरा ये तरीका नहीं होता कि मैं नैप करूँ, ये भी तरीका नहीं होता कि मैं उनको डीमोटिवेट करूँ। मेरी तो कोशिश है कि वो आज स्टेप 1 भी ले लेंगे, बेबी स्टेप से भी स्टार्ट किया जाए, हाँ, तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मुझसे मेरे से होना ही नहीं, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि थोड़ा सा स्टार्ट करोगे तो 100 दफ़ा भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो डिमीनिंग अंदाज में ना हो। अगर मैं किसी के मोटापे पे तंज करूँ उसको तो वो एक दफ़ा में भी मसला है,
अगर मैं उसे मोटिवेट करना की नीयत से कर रहा हूँ तो 100 दफ़ा में भी मसला नहीं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।